गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। तो याद रखना हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? फेयर डिजिटल फाइनेंस। अब देखिए मार्च में कौन कौन से दिन मनाए हमने। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे शून्य भेदभाव दिवस मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस और 7 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। अभी 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया। और अभी 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में हमने मनाया था। तो मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं अभी तक, इनको ध्यान रखना पढ़ते आगे। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर। देखो अभी तक मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स बाय करते हो खरीदते हो तो आप अपना क्रैक एग्जाम 10 कोड को यूज जरूर करना। उससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अभी अनअकैडमी एक अच्छा ऑफर लेकर के आ रहा है जिसमें ये आपको डबल ऑफर दे रहा है। मतलब 10% का पहले इंस्टेंट डिस्काउंट देता था, अब ये 20% का डिस्काउंट कर दिया गया। मतलब डबल फायदा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये केवल 3 दिनों के लिए है, 14 मार्च 15 मार्च 16 मार्च, यानी कि आपके पास आज का दिन अभी पूरा बाकी है। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो आपका डिसाइड होगा ही सही। जैसे कि सपोज आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहां से अनअकैडमी से आप कोई बैंक का कोर्स परचेज करते हैं तो यूज कीजिए अपना कोड क्रैक एग्जाम 10 और आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इस ऑफर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। कोड याद रखना क्रैक एग्जाम 10। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रंजीत रथ को। तो अभी रंजीत रथ इनको ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में नामित किया गया है। और ये किन की जगह लेंगे? ये सुशील चंद्र मिश्रा की जगह लेंगे जो कि अभी 30 जून 2022 को रिटायर्ड होने वाले हैं। वैसे रंजीत रथ की बात करें तो वर्तमान में ये मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी हैं जो अब ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बन जाएंगे। बाकी रवि मित्तल आप जानते हो अभी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे। और यहाँ पे मित्तल से आप लिंक करके 2 नाम याद रख सकते हो। एक तो अलका मित्तल का नाम जो कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, और गीता मित्तल का नाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष बनी थी। और अलका मित्तल से आप अलका नाम याद रखो, अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। किंत्सुगी नाम के नॉवेल के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने। बाकी अजय भूषण पांडे अभी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष बने। और संजीव मेहता अभी फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा वैसे फिक्की के डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने थे? अरुण चावला बने थे। अच्छा ये प्रश्न में हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑयल इंडिया के बारे में। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं अभी कोल इंडिया ये न्यूज में थी। क्यों? क्योंकि भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार जीता था इसने। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला था इसे। तो याद रखना ये भी बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब बच्चों के लिए स्वास्थ्य, उनके पोषण, उनकी शिक्षा के लिए बजट का आवंटन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बजट में कहा गया कि 0 से 18 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए अब अलग से बजट पेश होगा।
और अभी ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया भारत का। चलो आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल है। और आपको याद होगा भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला है, भोपाल में। और इस साल जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे कहाँ पे होंगे, भोपाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। उसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में। और बायोमास से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट ये खुला है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था देश का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पे खोला गया, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव मनाया गया था। और बताओ भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट जो कि सीधे ट्रैक्शन को पावर फीड करेगा ये कहाँ पे बना है, मध्य प्रदेश के बीना में। इसे भेल की सहायता से बनाया गया। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। वहाँ पे जो लम्हेटा गांव है वहाँ पे बनेगा। और जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। और बताओ राज्य के पहले ड्रोन मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश ही है जो कि भारत की पहली साइबर तहसील बनाएगा। उसके अलावा आपको याद होगा मध्य प्रदेश ये पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। अच्छा, यहाँ पे भोपाल मेट्रो का नाम बदल के क्या कर दिया, भोज मेट्रो कर दिया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। उसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश ही है, पहला कर्नाटक है। और यहाँ का जो इंदौर है इसने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जीता था, इंदौर ने और सूरत ने। उसके अलावा स्वच्छ जल उत्प्रेरक कार्यक्रम क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट होने वाला भारत का एकमात्र शहर आपका इंदौर ही है। और देश का पहला वाटर प्लस शहर, इसका सर्टिफिकेट आपके इंदौर को ही मिला था। सबसे स्वच्छ तो ये है ही सही। तो यहाँ से सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी रिस्ट एशियाड नाम की आत्मकथा ये किसकी है, गुंडप्पा विश्वनाथ की। तो पूर्व भारतीय कप्तान थे गुंडप्पा विश्वनाथ, जिनकी आत्मकथा है ये रिस्ट एशियाड, जिसे अभी लॉन्च किया है कपिल देव और सुनील गावस्कर ने। और इस जीवनी के सह लेखक कौन है, आर कौशिक है। अच्छा, आत्मकथा से याद आएगा, अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनकी आत्मकथा आई है। उसका नाम क्या है, उंगलिंग ओरुवन। और BCCI के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे रत्नाकर शेट्टी, उनकी आत्मकथा आई है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI। और अभी इसे BCCI के जो पूर्व अध्यक्ष थे शरद पवार, उन्होंने लॉन्च किया। अटल बिहारी जी के जीवन पर अभी किसने बुक लिखी थी बताओ, सागरिका घोष ने। और बुक का नाम भी क्या रखा था, अटल बिहारी वाजपेयी। उसी तरह से अभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे बुक लिखी है किसने, उमा दास गुप्ता ने। बुक का नाम क्या है, अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। और यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं बान की मून, उनकी बायोग्राफी का नाम है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। सुरेश रैना की है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। सोनू सूद की है आई एम नो मसीहा। नीना गुप्ता जो एक्ट्रेस हैं उनकी है सच कहूँ तो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, उनकी है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और पहले जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, उनकी है माइंड मास्टर। अच्छा ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अभी बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। बुक का नाम क्या है, बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आपसे, अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स, उन्होंने अभी कौन सी बुक लिखी है ये बताओ आप। तो हम बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड, अदावी ब्रांड ये लॉन्च किया, किस राज्य ने? तो आंसर होगा केरल। तो केरल ने नीलांबुर से वन उत्पादों इनको बेचने के लिए एक ब्रांड लॉन्च किया है। मतलब अब नीलांबुर के जो आदिवासी हैं उनके जो वन उत्पाद हैं, जैसे कि उन्होंने शहद इकट्ठा किया तो उसे बेचना चाहते हैं वो, या उन्होंने कोई भी वस्तु बनाई जिसे वो बेचना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट्स को अदावी ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। और इसे किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? तो नाबार्ड। तो याद रखना, अदावी ब्रांड कहाँ का है? केरल का।
अच्छा, अब हम केरल के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी ये बताओ। और अभी हीरो मोटरकॉप कॉरपोरेशन का जो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड आ रहा है उसका नाम क्या है ये आप बता दो। बाकी केरल को हम देख लेते हैं मैप में। ये रहा केरल। देखो, केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुअनंतपुरम है। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहीं पे मिलेगा और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी यहीं पर है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। अभी अगर पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस ये किसने लॉन्च किया था? केरल ने। अभी केरल का पहला कारवा पार्क ये कहाँ पे खुला? इडुक्की जिले में। बताओ किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? केरल के तिरुअनंतपुरम में। अच्छा, अभी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? प्रोफेसर M.K. प्रसाद। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको ये केरल में ही मिलेगा। और अभी नीति आयोग ने जो देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, उसमें सबसे कम गरीब राज्य बताया गया था केरल को और सबसे ज़्यादा गरीब बताया गया था बिहार को। अब बताओ, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे खुला? तो आंसर होगा केरल में। और आपने सुना होगा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, ये केरल में है। क्या है ये? ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो किसको जोड़ेगा? कसारगोड को तिरुअनंतपुरम से जोड़ेगा। यहाँ के दो नृत्य काफ़ी फेमस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये सब ध्यान रखना आप बढ़ते आगे। चलिए अब बताइए, अभी हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा? आयातक यानी कि इंपोर्टर। तो आंसर होगा भारत। तो सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 2017 से 2021 के बीच में हथियार आयात करने के मामले में भारत सबसे आगे है। उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद मिस्र यानी कि इजिप्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। और अगर बात करें कि भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदे? रशिया से, फिर फ्रांस से, फिर यूएस से। अच्छा, ये तो आयात करने की बात हो गई। अगर पूछें कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा जिसने हथियार बेचे हैं, तो आंसर होगा यूएस ने, फिर रशिया, फिर फ्रांस। और भारत की बात करें कि भारत हथियार बेचने के मामले में कौन से स्थान पे आता है? भाई खरीदने के मामले में तो पहले स्थान पे आ गया, और अगर निर्यात करने की बात आती है तो उसमें भारत 23वें स्थान पर है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो। आपको पता है रशिया और भारत ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। वो जो ब्रह्मोस मिसाइल है हम अभी किसको बेचेंगे? यानी कि सबसे पहला देश कौन सा है जो भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तपन सिंघल को। तो अभी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अपने एमडी सीईओ तपन सिंघल को अगले 5 साल के लिए पुनः नियुक्त कर दिया है। बाकी जी अशोक कुमार ये भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। और जी अशोक कुमार से ही एक और दूसरे व्यक्ति का नाम आपको याद आएगा जो भी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। बाकी विनीत जोशी ये सीबीएसई के डायरेक्टर बने और एस किशोर ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बने। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अभी हाल ही में चाइना में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा प्रदीप कुमार रावत। तो प्रदीप कुमार रावत ये चाइना में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? विक्रम मिश्री का। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि विक्रम मिश्री ये अभी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल है। तो याद आ गया अभी। बाकी देबाशीष पांडा ये इरडाई के नए चेयरमैन बने। टी राजा कुमार फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए हेड बने। और माधवी पुरीबुच सीबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, मार्च 2000 उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू केंद्र विश्वविद्यालय। तो अभी केंद्र विश्वविद्यालय जम्मू में उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र खोला गया है।
और अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। तो इस केंद्र में एविएशन और एरोडायनेमिक्स में बीटेक कोर्स कराया जाएगा। और आपको बता दूं, केरल के बाद ये देश का दूसरा केंद्र है जहां पढ़ाई, अनुसंधान कार्य के अलावा अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर विद्यार्थी इसरो और नासा जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जा सकेंगे। अच्छा, वैसे आप बताओ, इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और हमने पढ़ा भी था करंट अफेयर्स में, जो इसरो है इसने कहा था कि वो दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे बनाएगा? तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में। अच्छा, लद्दाख की जो पहली यूनिवर्सिटी है उसका नाम एक नदी के नाम पे रखा गया है। और भारत में ऐसा पहली बार है जब किसी यूनिवर्सिटी का नाम किसी नदी के नाम पे रखा गया। तो उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इस साल 2022 में इसरो ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है PSLV C52। और उस रॉकेट से जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था उसका नाम है EOS-04 और अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 इसका नाम है। वैसे इसरो के हमारे 10वें अभी अध्यक्ष बन गए, प्रमुख बन गए S सोमनाथन। ये अभी तक क्या थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष थे। लेकिन अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर उन्नीकृष्णन बन गए। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 मार्च को। तो हर साल 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 ये नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? नदियों की अहमियत और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के लोगों को नदियों के संरक्षण, नदी प्रबंधन, प्रदूषण और स्वच्छ और बहते पानी के समान पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाना। आप तो थीम याद रखो इसकी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। और ये याद रखो, ये दिन कब मनाते हैं? 14 मार्च को। खत्म बात, नो बकवास, सीधा सीधा याद रखो कब मनाते हैं और थीम क्या है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आप बताइएगा कि मार्च 2022 में जॉर्डन में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की युवा प्रतियोगिता में कितनी भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते? तो आंसर होगा 5। तो अभी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में खेले जा रही एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 भारतीय महिलाओं ने गोल्ड मेडल जीते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन है। तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में तो तमन्ना ने, 48 किलोग्राम कैटेगरी में निवेदिता ने, 60 किलोग्राम कैटेगरी में शाहीन गिल ने, और 63 किलोग्राम कैटेगरी में रवीना ने, और 75 किलोग्राम कैटेगरी में मुस्कान ने गोल्ड जीता है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए थे उसमें किस बॉक्सर ने मेडल जीता था, ये आप बताइए। हम बढ़ते आगे। अब बताइए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रह सकती है? तो आंसर होगा 7.9%। तो रेटिंग एजेंसी है मॉर्गन स्टैनली और इसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी महिला विश्व कप इतिहास में 3 शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।